जोहार दोस्तों। मणिपुर में जो हिंसा और षड्यंत्र चल रहे हैं उसके बारे लगातार सूचनाएं आ रही है और हम भी आवश्यक जानकारी आपके लिए लाता रहा हूं। अभी 17 अक्टूबर को द हिंदू के ऑनलाइन संस्करण में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसे अभिनय लक्ष्मण ने संकलित किया है और कई मीडिया समूहों ने इसे अपने पत्रिकाओं में जगह दी है, लेकिन गोदी मीडिया में कोई खबर नहीं है। आइए इसे जानते हैं। क्या आपको पता है कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग इतिहास में 2 बार 1982 और 2001 को खारिज हो चुकी है? जी हाँ, यह बात सही है। 1982 में भारत सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय ने मणिपुर के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से इनकार कर दिया था और फिर 2001 में खुद मणिपुर सरकार ने। लेकिन 2023 में एसटी की मांग की याचिका सुन रहे मणिपुर हाईकोर्ट को ना ही केंद्र सरकार और ना ही मणिपुर सरकार ने यह जानकारी दी, जिस कारण से मणिपुर हाईकोर्ट को अप्रैल 2023 का फैसला देना पड़ा। चूँकि हाईकोर्ट के नज़र में उस संबंध में अब तक राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। यह तो बहुत बड़ी साजिश है कि हाईकोर्ट को अंधकार में रखा जा रहा है और अपने पक्ष में फैसला करवाया जा रहा है। यानी पिछले 40 सालों में 2 बार खारिज की गई है। अखबार की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र और मणिपुर सरकारों ने राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के दौरान इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया और न ही मणिपुर हाईकोर्ट में मैतेई समुदाय द्वारा उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर चल रहे केस के दौरान इस रिकॉर्ड को पेश ही किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मैतेई समुदाय के लिए एसटी दर्जे पर विचार करने के मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के सार्वजनिक होने के कुछ ही दिनों बाद जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पुराने दस्तावेज निकाले। मणिपुर हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद राज्य में मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच हिंसा देखी गई, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। राज्य सरकार का इस अराजकता के पीछे होने का और कितना सबूत चाहिए? यह सरकार और पूरा तंत्र कुकी आदिवासियों के जातीय सफाई की रणनीति पर कार्य कर रही थी है, और जब तक लोग इन बातों को नहीं समझेंगे ये अपनी ऐसी हरकतें जारी रखेंगे। आपको ये बातें समझनी होगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द हिंदू द्वारा प्राप्त किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय ने 1982 में गृह मंत्रालय के अनुरोध पर मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने पर गौर किया था। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय ने उन्हें दी गई उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा था कि मैतेई समुदाय में आदिवासी विशेषताएं नहीं दिखती है, इसीलिए वह मैतेई को एसटी का दर्जा देने के पक्ष में नहीं है। और ऐतिहासिक रूप से मैतेई शब्द का इस्तेमाल मणिपुर घाटी में गैर आदिवासी आबादी के बारे में बताने के लिए किया जाता था। इसके बाद 2001 में तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एससी और एसटी सूचियों को संशोधित करते समय मणिपुर सरकार से सिफारिश मांगी थी। जवाब में मणिपुर के जनजातीय विकास विभाग ने 3 जनवरी 2001 को बताया था कि वह समुदाय की स्थिति पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 1982 की राय से सहमत है। सुनिए, ये बोल रहा है कि वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो उसकी राय है, उससे सहमत है मणिपुर सरकार। तो मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री डब्ल्यू पम्चा सिंह ने कहा था कि मैतेई समुदाय मणिपुर में प्रमुख समूह था और इसे एसटी सूची में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि मैतेई लोग हिंदू थे और हिंदू जातियों के वर्गीकरण के हिसाब से उन्हें क्षत्रिय जाति का माना जाता है। साथ ही यह भी जोड़ा गया था कि उन्हें पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। सेम वही स्थिति झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुर्मियों की भी है। सेंसस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कुर्मियों के जातियों के वर्गीकरण के हिसाब से कुर्मी क्षत्रिय जाति ही माना गया। उन्हें भी ओबीसी के रूप में ही सूचीबद्ध किया गया है और उन्हें भी 2 राज्यों से अनुशंसित होने के बाद भी अस्वीकृत कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि यह दस्तावेज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम.वी. मुरलीधरन की एकल न्यायाधीश पीठ, जो 2023 की शुरुआत में मैतेई समुदाय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, के सामने पेश ही नहीं किए गए थे। आपको वैसा ही एक मामला की याद दिलाता चलूं कि जंगल में रहने वाले आदिवासियों को पट्टा देने के लिए एक समय सीमा तय थी, जिसमें सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा गया था। और उस केस में भारत सरकार जानबूझकर बहस में पहले तो अटॉर्नी जनरल को नहीं भेजा जाता है, दूसरे दर्जे के वकील भेजकर खानापूर्ति हुई थी। इतना ही नहीं, शुरुआत के तारीखों में वन अधिकार अधिनियम 2006, जिसे कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के लिए बनाया था,
को भाजपा ने पूंजीपतियों के हित में निर्णय हो सोचकर वकील ही नहीं भेजा जाता था, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट को लाखों आदिवासियों को जो जंगल में रहते हैं को जंगल से हटाने का आदेश देना पड़ा। मोदी सरकार के आदिवासी विरोधी नीतियों को आप समझ पा रहे हैं या नहीं, या तो आप ही बेहतर बता पाएंगे। मैं तो आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि कहीं पर भी आदिवासियों पर जो एट्रोसिटी हो रहा है तो आप समझिए अगली बारी आपकी है। मणिपुर अभी जल रहा है, वही प्रयोग कुर्मियों के लिए भी किया जा रहा है और वही अंतिम सत्य के लिए, वह है सत्ता। आप भी सत्ता को झुकाने के लिए तैयार रहिए, एकजुट रहिए, अपने लोगों को जागरूक रखिए। जो आपको सही जानकारी के साथ बात करे उसको साथ दीजिए, नहीं तो ये साजिश आपके साथ होता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। एसटी सूची में शामिल करने के लिए जो मानक तय हैं उसे 1965 में लोकुर समिति द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिसमें आदिम विशिष्टता या लक्षण हो, विशेष संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन के संकेत। आज भी उन्हीं मानदंडों का उपयोग किया जाता है और भारत सरकार ने सदन में यही जवाब दिया था जो आप आज़ादी से पहले कुर्मी आदिवासी सूची में नहीं था वाले वीडियो में देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद 2014 में एक आंतरिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंडों को बदलने का एक प्रयास जनजातीय मामलों के मंत्रालय में लाया गया था। लगभग 8 वर्षों तक इस पर विचार करने के बाद मंत्रालय ने 2022 में कहा कि उसने प्रस्ताव को रोक दिया है। अधिकारियों ने कहा कि दशकों पुराने मानदंडों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई योजना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अभी प्रस्ताव को रोका भर है, अगली बार सत्ता में आए तो उसमें हामी भरी जा सकती है। उस प्रस्ताव में था कि बदलते आदिवासी समाजों के साथ तालमेल बिठाने के लिए आंतरिक समिति द्वारा की गई कई सिफारिशों में से एक यह थी कि किसी समुदाय की एसटी सूची में शामिल करने की याचिका को केवल इस तथ्य के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे। आपको समझ में आ रहा है? यह तो आ जाना चाहिए कि ये लोग किन हिंदुओं को आदिवासी बनाने के लिए मानदंडों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मणिपुर के मेतेई ही हैं, तो दूसरा झारखंड और बंगाल के कुर्मी। वास्तव में यह वोट बैंक की पॉलिसी है कि लोगों में फूट डाली जाती रहे ताकि रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों से दूर रहा जा सके। आज मणिपुर जल रहा है, अगली बारी झारखंड और बंगाल की है। यहाँ के सामाजिक समरसता को तोड़कर ही यह संभव है और यही भाजपा जैसी पार्टी को सूट भी करता है। जब भी देश में आदिवासियों पर अत्याचार होता हो, आप उसके पीछे के साजिश को समझने की कोशिश कीजिए। हर जगह एक ही तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉपी पेस्ट किया जाता है। इसलिए कहीं भी आदिवासियों पर अत्याचार हो तो चीज़ों को समझें और समय रहते गलत चीज़ों का विरोध करें। आप मोहरा ना बने, आप आदिवासियों की आवाज़ बने। आदिवासी समाज का इसी में भला होगा। सबों को धन्यवाद। जोहार।